सो हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहेगा आपका सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जैसे कि आप जितना पढ़ चुके हैं इससे पहले, उससे आने वाला पार्ट जो है इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में आपको डिटेल में ये जो आपका टेबल है, ये टेबल आपको नोट कर लेना। और इस टेबल से रिलेटेड मैं जो चीज़ आपको समझाऊंगा वो आपको कॉपी में बस लिखते जाना है। नोट्स बनाना है आपको प्रॉपर तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिना देर किए। अब देखिए, जैसे कि उस दिन हम आपको थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में बताया था। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो था, मोलिकुलर फोर्सेस एंड इसके बाद था क्या आपका जो आपका फोर्स थर्मल एनर्जी था। थर्मल एनर्जी के बारे में भी आपको इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें बता चुका था। जो सॉलिड स्टेट का पार्ट था, ये थ्योरेटिकल टाइप जो मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद जो इसका थ्योरी में आऊँगा, पूरा समझाऊंगा डिटेल में। अभी जो आपको समझा रहा हूँ उसको आपको नोट करते जाना। अभी ये आपको नोट नहीं करना, ये आपको पहले बता चुका हूँ थर्मल एनर्जी के बारे में। थर्मल एनर्जी ये भी आपको उस दिन बता चुका हूँ, ये आपको नहीं लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले अब देखो यहाँ पे ये टेबल जो है आपको इस अच्छे से नोट कर लेना। और इस टेबल में मैं कुछ टर्म्स है जो कि आपके लिए जानना जरूरी है, वो भी आपको समझा देता हूँ। अब ये जो आपका है ये आपको नोट कर लेना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले, based on bonding solid are classified according to the sort of bonding present in their building units. The table below lists many types of solids as well as their properties. इसके बारे में आपको अभी मैं जस्ट बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो आपका टेबल है इसको नोट कर लेना। आपको अच्छे से कॉपी में अच्छे से तरीके से नोट करना। और उसके बाद जो डिटेल में इसका जो एक एक पॉइंट जो होता है, सबसे पहले आप पढ़ोगे कि मोलिकुलर सॉलिड क्या होता है। मोलिकुलर सॉलिड में जो टाइप 1 है उसमें आप ये समझोगे मोलिकुलर सॉलिड में कि नॉन पोलर क्या होता है, पोलर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, आयनिक सॉलिड क्या होता है। अब इसमें मोलिकुलर सॉलिड में एक चीज़ याद रखना, जैसे कि 1 नंबर टाइप क्वेश्चन हो गया यहाँ पे देखो मोलिकुलर सॉलिड में, तो इसमें पोलर और नॉन पोलर बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। और इससे जो ये जो आपका है, इससे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईआईटी एग्जाम या नीट एग्जाम में या 12th क्लास में भी पूछे जाते हैं। अगर टेबल आएगा तो इसी टेबल से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि नॉन पोलर और पोलर में क्या अंतर है। जैसे कि यहाँ पे देखो कि नॉन पोलर है, नॉन पोलर में होता है क्या, इट मीन्स देखो यहाँ पे सबसे पहले ये जो टेबल है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक तरह से समझ सकते हो। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट में मॉलिक्यूल्स आ गए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बॉन्डिंग है। आखिर इसमें कौन सा बॉन्ड लगता है इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। क्लियर। उसके बाद इसका एग्जाम्पल होता है, जो एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, उनका एग्जाम्पल दिया गया मॉलिक्यूल के बारे में। तो मॉलिक्यूल जितने भी हैं ये सब मॉलिक्यूल हैं। तो मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। उसके बाद है फिजिकल, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा है, सॉफ्ट है या कड़ा है, जो भी हो, तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी का हो गया। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक जो है इसका कौन सा किस तरह से इलेक्ट्रिक काम करता है वो भी आपको देखना है इसमें। उसके बाद यहाँ पे मेल्टिंग देखेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है या ज़्यादा है, ये भी देखेंगे। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले इतना चीज़ आप जो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा आपको मन में इमेजिन करना उस तरीके से। इससे पहले जो आप केमिकल बॉन्डिंग में ये टेबल आप पढ़ चुके होंगे क्लास 11th में। अब यहाँ पे अगर नहीं पढ़े हैं तो वो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे इस तरह का वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे आप पढ़ सकते हो। अब सबसे पहले यहाँ पे मॉलिक्यूल के बारे में जान लेते हैं। जो मॉलिक्यूल से रिलेटेड जो पोलर और नॉन पोलर है उससे क्या, आखिर उसमें क्या क्या होते हैं, चलिए उससे समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे डिस्पर्जन ऑफ लंदन फोर्सेस। इसमें देखो सबसे पहले तो ये जो है डिस्पर्जन ऑफ लंदन फोर्सेस, इसमें ये ए आर जो है ये इनर्ट गैस है। ये नोट करना, ए आर जो यहाँ पे लिखा है ये इनर्ट गैस में आता है। ये इनर्ट गैस जितने भी आते हैं ये तो एटम है, लेकिन हमने तो यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा है। जब हम जितने भी इनर्ट गैस हैं सब इस तरह से उसमें डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं, तो वो आपको आगे मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे इसमें कौन से फोर्स होते हैं, इसमें होते हैं आईडीपी एंड आईडीपी फोर्सेस। तो अब देखो यहाँ पे आईडीपी टू आईडीपी।
अब देखो ये फोर्सेस होते हैं, ये आप नोट करते जाना, आपको समझाने के लिए इस तरह लिख लिया हूँ यहाँ पे, ताकि उतना डिटेल में यहाँ पे लिख जगह नहीं था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको। थोड़ी थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन टाइप में आप लिख सकते हो इस तरफ से। अब देखो यहाँ पे लंदन फोर्सेस जो था, आईडीपी, आईडीपी है इस तरह से, इसका फुल फॉर्म होता है इंड्यूस, इंड्यूस, डी फोर होता है डाई, पी फोर हो गया पोल, इंड्यूस डाईपोल, ये हो गया इसका मन है, इंड्यूस डाईपोल। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करना, इंड्यूस डाईपोल जो है यहाँ पे ए आर जो हो गया, ए आर तो वो तो इनर्ट गैस में आता है, जैसे कि यहाँ पे हमने आपको बता दिया जस्ट। अब यहाँ पे आगे चल के हम देखेंगे कि जो अब यहाँ पे दो नॉन पोलर, जितने जो नॉन पोलर होते हैं, पोलर और नॉन पोलर में क्या होता है कि अब इमेजिन करना कि जो जैसे कि NaCl है, क्लियर। तो NaCl जो स्ट्रक्चर है इस तरह का, नमक का जो फॉर्मूला होता है, तो इसमें पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है, इस पर पोल पाया जाता है एक तरह से। तो इसके बारे में नहीं बोल रहा है कि नॉन पोलर, जिसके पास पोल नहीं होगा, तो वो एग्जाम्पल के मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। अब देखेंगे कि जो इसका एग्जाम्पल में एक चीज़ और आपको जानना जरूरी है कि इसको, इसमें एक चीज़ आपको जानना है, DM जो होता है इसका, यानी कि डायपोल, DM जीरो होता है। डायपोल मोमेंट इसका जीरो कैसे होता है, चलिए समझते हैं। क्योंकि कट जाता है, वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, और जितने भी इनर्ट गैस होते हैं उसमें जो होता है इनर्ट गैस, आप समझ सकते हैं कि जो लास्ट में रहते हैं, तो उसमें आईडीपी फोर्स लगते हैं, क्योंकि इसमें डिस्पर्जन फोर्सेस लगते हैं, और CCl4 जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। कैसे, चलिए आपको उसका भी एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये कार्बन है, इसमें 4 क्लोरीन जुड़ा है इस तरह से, इसका फॉर्मूला जैसे कि CCl4 के बारे में हम जान रहे हैं। तो यहाँ पे CCl4 में होता है कि एक तरह से यहाँ पे देखो, वेक्टर एक जो है इधर जाएगा, एक इधर, एक ऊपर, एक इधर, एक इधर, तो यानी कि सब एक दूसरे से आपस में कट जाएगा। तो कट जाने पे इसका डायपोल मोमेंट जो होता है एक तरह से जीरो हो जाता है। DM इसका क्या हो गया, DM जीरो हो गया। एक चीज़ और आप देख सकते हो, जैसे कि F2 हो गया था, कहीं पे F2 लिखा हुआ था, यहाँ पे देखो I2 हो गया, सॉरी यहाँ पे देखो I2, जैसे I हो गया I2, क्लियर। उसी तरह H2 था, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे I2 इस तरह से है। तो यहाँ पे देखो, इस इधर जो है आपको यहाँ पे एक चीज़ ये भी आपको जानना जरूरी है कि जो ये है, ये आपको इधर वेक्टर इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। अभी जितना भी एग्जांपल दे रहा हूँ ये सब जो है नॉन पोलर का है। किसका है, नॉन पोलर का, क्लियर। डायपोल जो होता है, डायपोल हमेशा लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में जाता है, क्लियर। ये आपको नोट करना। डायपो एक तरह से समझ सकते हो, डायपोल जो हमेशा लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में जाता है। ऐसे एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ यहाँ समझना, जैसे कि CO2 था, क्लियर। यहाँ CO2 का आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, यहाँ पे देखना समझना कि ये सब आपको नोट करते जाना है। देखिए एक कार्बन है, ठीक, और यहाँ पे कार्बन में डबल बॉन्ड, इस यहाँ पे इधर चले गया, ऑक्सीजन के साथ लग गया, इधर भी। यहाँ पे एक गौर करना कि देखिए यहाँ पे जो इसका वेक्टर इधर की ओर जा रहा है, एक वेक्टर आपका इधर की ओर जा रहा है। जब दोनों एक दूसरे की ओर जाएगा तो क्या होगा, कट जाएगा। अब जब कट जाएगा तो इसका DM कितना हो जाएगा, DM इसका जीरो हो जाएगा। DM इसका जब जीरो हो जाएगा तो ये आ जाएगा नॉन पोलर में। क्यों, ये किस में आ जाएगा, नॉन पोलर में। इसी प्रकार से ये सब इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे AR जो है एक एटम लिया गया, AR एक एटम है जो कि इनर्ट गैस में आता है। इनर्ट गैस में जितने भी आते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब इसमें इनर्ट गैस में आईडीपी फोर्स लगते हैं, क्योंकि इसमें डिस्पर्जन फोर्स होते हैं। क्यों, क्या होते हैं, उसमें डिस्पर्जन फोर्स लगते हैं। और उसमें ये सब आपको पहले बता चुका हूँ, अब आगे चलते हैं।
इसमें एक चीज़ हमेशा याद करना कि जो आपको अभी जैसे कि हमने बताया कि इस तरह से इसमें डायपोल मोमेंट इस तरह सब और था, तो सब का जीरो था। तो इसमें जो है फोर बॉन्ड ऑफ जो फोर बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, इस तरह से था। यानी कि समिट आप कह सकते हो सिमिट्रिकल ज्योमेट्री जब आती है तब साइड एटम सेम होते हैं। साइड एटम क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसमें यहाँ पे जैसे सकते हैं यहाँ पे साइड एटम जितने हैं सब क्या है? सेम है। तो इस तरह के जब भी होंगे तो साइड एटम कितने होते हैं? सब सेम होते हैं। तो सारे वेक्टर एक दूसरे को काट देगा। अब यहाँ पे जैसे कि सिमेट्रिकल ज्योमेट्री जब भी इस तरह से आते हैं तो साइड एटम यहाँ पे देखो क्लोरीन क्लोरीन सब सेम है। तो जितने भी ये सब जो वेक्टर हैं सब ये वेक्टर जो है एक दूसरे को काट देंगे ऐसे करके। सब वेक्टर एक दूसरे को इस प्रकार से काट देंगे। तो जब काट देंगे तो ये सबका प्रोसेस जो होता है यानी कि डायपोल मोमेंट जो होता है जीरो होता है। यानी कि नेट डायपोल क्या होगा इसका? नेट डायपोल इसका हो जाएगा नेट डायपोल जीरो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीरो में आता है। इतना चीज़ आपको समझ में आ चुका है। और लंदन फोर्सेस पता है आपको, ये सब भी एग्जांपल आपको दे चुका हूँ। ये सब चीज़ आप लिख सकते हो। और ये चीज़ आपको समझाने के लिए मैं इतना चीज़ बताया। अब हम आगे चलते हैं। आगे का प्रोसेस होगा आपका नॉन पोलर के क्लियर हो गया। और इसमें एक चीज़ जानना है कि नॉन पोलर में जो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है कि सॉफ्ट होता है। क्या होता है? सॉफ्ट होता है। क्यों सॉफ्ट होता है? क्योंकि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी इसलिए सॉफ्ट होता है कि आप ये एक तरह का आप इस तरह से भी कह सकते हो कि इंसुलेटर के कारण हो सकता है। वो आपको जस्ट बाद में बताया जाएगा कि इतना याद कर लेना इस टेबल में कि इसका जो मॉलिक्यूल का जो नॉन पोलर में आता है वो इसका सॉफ्ट हो गया और इसमें इंसुलेटर होता है, ये भी आपको बताया जाएगा। अब इंसुलेटर होता है। अब एक चीज़ याद रखना, जब सेम एटम होगा तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो वह नॉन पोलर होगा ही। क्या कि आईडीपी लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या लगते हैं? आईडीपी फोर्स लगते हैं। इतना चीज़ पता चल गया। सॉफ्ट होगा, इंसुलेटर होगा और इसका जो प्रेशर होगा वेरी लो होगा। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना होगा? बहुत लो होगा। इसको मतलब कि जल्द से जल्द इसको मेल्ट कर सकते हैं। इसका मेल्टिंग क्या होगा? हाँ, बहुत मतलब कि लो होगा। इतना चीज़ आपको पता चल गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक कंप्लीट हो चुका आपका जो पोलर था। अब हम चलते हैं ये आपका नॉन पोलर था जो आपका कंप्लीट हो चुका। अब चलते हैं पोलर की ओर। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, इसमें भी यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल जो होता है सबका सेम ही होता है। तो उसी तरह डायपोल यहाँ पे क्या है? इंट्रैक्शन जो होता है वो आपको जानना है कि इसमें क्या आखिर होता है। इसमें डीपी फोर्सेस होता है। इसमें कौन सा फोर्स होता है? डीपी फोर्सेस होता है। तो इसका एज इट इज आप ऐसे एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हो। इसमें डीपी फोर्सेस होता है। क्लियर? अब हम यहाँ पे एक चीज़ गौर करेंगे, जो इसमें जब इसमें डीपी फोर्सेस होता है तो सब चीज़ में फोर्स के बारे में हम एक तरह से जान चुके हैं। तो इसमें अब आगे देखते हैं कि HCl और SO2 क्या होता है। तो जैसे कि HCl जो है, क्लियर, तो यहाँ पे देखो कि इसमें पोलर है। सबसे पहले ये भी जानना कि इसमें पोलर है। जब इसमें पोलर है तो इसका जो वेक्टर होगा इस तरह से होगा। इसका वेक्टर नहीं कटेगा, वो आगे पता चलेगा आपको क्यों नहीं कटेगा। तो इसका जब वेक्टर नहीं कटेगा तो HCl का स्ट्रक्चर इस तरह से हो गया। और यहाँ पे यानी जो डायपोल है एक दूसरे को नहीं काटेगा। इसका जो डायपोल है एक दूसरे को नहीं काटेगा। क्लियर? ये भी आपको नोट कर लेना है जो मैं बोल रहा हूँ। इसका डायपोल नहीं कट करेगा एक दूसरे को। इसको नोट कर लेना है आपको। जो इसका है पोलर का जो डायपोल है एक दूसरे को कट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस पे पोल होता है। जैसे कि NaCl हो गया, इस पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे निगेटिव चार्ज होता है। इसलिए क्योंकि इस पे पोल है तो ये एग्जांपल आपको जस्ट अभी दिया जाएगा। जैसे कि HCl हो गया। HCl में यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज, इस पे भी पोल है, यहाँ पे पोल है। तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि जब पोल है तो यानी कि डायपोल इसका नहीं कटेगा। जब इसका डायपोल नहीं कटेगा तो यानी कि इसका DM क्या होगा? जीरो नहीं होगा। DM इसका क्या होगा? यहाँ पे याद रख लेना। तो इसका जो DM होगा, DM जीरो नहीं होगा। लेकिन इससे पहले आपने पढ़ा था कि इसका DM जो था उसका DM जीरो था।
ऊपर में जो नॉन पोलर थे तो इसका जो डीएम था वो 0 था, लेकिन इसका डीएम 0 नहीं होगा क्योंकि कटा नहीं तो 0 इसलिए नहीं हुआ। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे कि आपको पता है कि इसमें भी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओर जाती है। ये इतना चीज़ आपको पता चल गया इसमें भी। अब यहाँ पे ये भी आगे चल के ये है, यहाँ पे देखो ये सॉफ्ट है, फिजिकल प्रॉपर्टी इसका कैसा है कि पोलर का सॉफ्ट है, और ये इंसुलेटर है। और यहाँ पे देखो जब वेरी लो है तो यानी कि बहुत थोड़ा सा हीट करेंगे तो बस इस मेल्ट करना शुरू कर देगा, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप कह सकते हो इसको ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा तब जाके ये गलना शुरू होगा। उसके बाद इससे ज़्यादा इसको वो भी आपको जस्ट बताया जाएगा। इतना चीज़ आपको कंप्लीट हो गया। अब हम आगे समझते हैं। अब यहाँ पे देखो ये आपका कंप्लीट हो चुका है और ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपका बच गया हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में और आयनिक सॉलिड के बारे में, इसमें जानना है। अब मॉलिक्यूल्स के बारे में हम जान रहे हैं, जैसे कि आपको इमेजिन करना, जो मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे एक चीज़ समझो कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है आपका, तो जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, चलिए उसके बारे में समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप जैसे H2O लेते हो। अब यहाँ पे H2O का काम किस तरह करता है इसमें आपको ये भी जानना होगा। और यहाँ पे जो आपका फिर जैसे कि मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और इसमें डीपी क्या होगा, डीपी फोर्स का स्पेशल टाइप है। ये जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड डीपी और डीपी, ये दोनों फोर्स का स्पेशल टाइप है। क्या है? स्पेशल टाइप है। क्लियर? ये आपको समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे आगे समझते हैं। ये आपका हो गया जब, तब उसके बाद हम आगे चलने पे हमको एक समझ में आता है कि इसमें जो है जब हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्ड आखिर होता क्या है वो भी आपको समझना है। एक चीज़ जानो कि ट्रिक है, फोन करो हाइड्रोजन को, यानी कि फ़ोन करो हाइड्रोजन को, कहने का मतलब जब FON यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों में से अगर किसी का भी अगर हाइड्रोजन के पास कोई सा भी रिश्ता हो तो समझ लेना कि वो कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। क्लियर? ये आपको नोट कर लेना है, ये एक तरह का ट्रिक है। फ़ोन करो हाइड्रोजन को, यानी कि इस तरह से होगा। अगर इसमें से किसी का संपर्क FON का किसी तरह संपर्क अगर हाइड्रोजन का होगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखो FH इस तरह से कहीं पे लिखा होगा, समझ लेना कि हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अगर OH लिखा हुआ है तो समझ लेना हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर NH लिखा हुआ है तो समझ लेना कि हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर? इसी तरह समझ में आ गई आपको बात। अब यहाँ पे आगे चल के हम देखेंगे, जैसे कि H2O आइस हो गया। यहाँ पे देखो आइस का एग्जांपल दिया गया है, उसमें भी इसी तरह से होगा। इसमें एक चीज़ जो होता है केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब केज लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको अभी समझा देता हूँ व्हाट इज़ द केज लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना कि केज लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखना कि जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन रखा हुआ है। तो नॉर्मली पहले वाटर का हम फार्मूला इस तरह से होता है ये आपने पढ़ा होगा वाटर का फार्मूला। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना कि ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन नीचे जुड़ा हुआ है इस तरह से। क्लियर? तो ये हाइड्रोजन जब इस प्रकार से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ रिलेट करेगा और यहाँ पे भी रिलेट इस तरह से करेगा। तो फिर ये हाइड्रोजन जो है ये भी ऑक्सीजन के साथ इस तरह से है। क्लियर? तो इस तरह से जब नीचे है तो ऊपर भी इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि ये भी हाइड्रोजन इस तरह से रिलेट करेगा इसके साथ, फिर यहाँ पे O इधर आ जाएगा आपका, फिर यहाँ पे H आ जाएगा इधर। क्लियर? ये जब आपको इतना चीज़ समझ में आ चुका है तो ये भी फिर यहाँ पे एक चीज़ और समझ में आएगी, जैसे कि यहाँ पे देखो फिर यहाँ O पे से रिलेट करेंगे, फिर यहाँ पे H से रिलेट करेंगे इस तरह से। इसी को हम बोलते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर। ये बड़ा होता है, ये क्या होता है, बड़ा होता है। ये आपको नोट कर लेना है, केज लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए जो मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ केज लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक नोट करना, अब यहाँ पे देखना जैसे कि ये H है आपका, तो H के बाद यहाँ पे O आया, फिर नीचे H आ गया, नीचे क्या आ गया, H आ गया आपका। क्लियर? जब नीचे H आ गया तो उसी प्रकार से फिर यहाँ पे देखो O है यहाँ पे, तो यहाँ पे H आ गया। क्लियर? जब ये H है तो फिर यहाँ पे क्या आ गया,
ओ आ गया, जब ओ आ गया तो फिर नीचे क्या आ गया, एच आ गया इस तरह से। इसी को हमने कहा केज लाइक स्ट्रक्चर। ये आप नोट कर सकते हो अच्छे से बना के, हालांकि इस तरह से इस बोर्ड पे नहीं बन रहा है, तो आप अच्छे से बना सकते हो, या नेट पे आप गूगल पे सर्च कर सकते हो केज लाइक स्ट्रक्चर जो हाइड्रोजन का इस तरह से होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ है किस तरह से होता है, तो आप इसको नोट कर लेना। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आएगा कि जिसके कारण हार्ड होता है और इसी के कारण जो होता है ये हार्ड होता है, जिस कारण से हमने देखा कि इंसुलेटर इसमें जो होता है वो भी समझेंगे कि आखिर इंसुलेटर क्या होता है। तो ये जो होता है स्ट्रक्चर जब बड़ा होने के कारण ये हार्ड होता है, सॉलिड में ये हार्ड होता है, और जो आइस है और इंसुलेटर होता है, और इसमें जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, लो होता है। तो लो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इससे ज़्यादा डिटेल में मैं अभी बता देता हूँ। एक चीज़ समझना कि आईडीपी वाले फोर्सेस जो होते हैं वीक होते हैं, डीपी जो डीपी वाले की तुलना में डीपी जो फोर्सेस होते हैं वो आईडीपी वाले तुलना से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होते हैं। कौन? तो डीपी वाले फोर्सेस। और आईडीपी वाले की तुलना में जो होता है ना डीपी वाले फोर्सेस वो अच्छा होता है। ये आपको समझ में आ गया। अगर डीपी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में और भी अच्छे होते हैं, डीपी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होते हैं और भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। और फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा और बोलूँ तो एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि जो आयनिक सॉलिड है वो अभी जस्ट मैं स्टार्ट करता हूँ बताने के लिए आपको। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि आयनिक सॉलिड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो आयनिक सॉलिड में यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो आयनिक सॉलिड में बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ कि जो कैटायंस क्या होते हैं, तो वो आपको जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द कैटायन। जो कैटायन है, अब कैटायन आखिर क्या होते हैं। अब इसमें एक चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको, एक बात कि टाइप्स जो होता है, सबसे पहले ये आपको कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें जो होता है इसका आयंस जो होते हैं इसके कैटायन होना चाहिए, कैटायन एंड एनायंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैटायन एंड एनायंस, कैटायंस एंड एनायंस। अब जब कैटायंस एनायंस ये बात आपको समझ में आ गई, तो एक चीज़ समझना हो चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है मतलब कि जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। यहाँ पे एक चीज़ समझ में आना चाहिए आपको, जो कोलम्बिक और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए। इसमें अट्रैक्शन फोर्स इसमें बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये कठोर होता है, वो भी आपको जस्ट पता चल जाएगा कि। और इसमें जो होता है NaCl जैसे कि नमक हो गया, और Mg इस तरह से जो इसका फॉर्मूला वो हो गया, MgO हो गया, और ZnS हो गया, CF2 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझा देता हूँ कि ये सब जो प्रोसेस है इसका, इसमें जैसे NaCl MgO हो गया, और ZnS हो गया, CF2 हो गया, जो NaCl हो गया, तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव यहाँ प्लस चार्ज होते हैं ऊपर पे, और यहाँ पे देखो माइनस चार्ज होते हैं। क्लियर? उसी प्रकार से MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसे कहते हैं, इस पर टू प्लस होते हैं, और जो ऑक्सीजन होते हैं इस पर माइनस चार्ज होते हैं। और ZnS जो होते हैं, ZnS जिसको आप ऐसे कर सकते हो, इसमें 2 प्लस चार्ज होते हैं, और इसके बाद इसमें 2 निगेटिव चार्ज होते हैं, इस तरह से होते हैं। और CF2 का मतलब इस पे देखना, CF2 में यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 2 निगेटिव चार्ज, यहाँ पे सॉरी निगेटिव चार्ज होते हैं। इस तरह से जब होते हैं तो इसमें ये इंसुलेटर होते हैं सॉलिड फॉर्म में, बट कंडक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं सॉलिड फॉर्म में, बट क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं मोल्टेन स्टेट में। कौन से स्टेट में कंडक्टर होते हैं? मोल्टेन स्टेट में। या फिर एक्वस में ये कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब यह सॉलिड फॉर्म में आते जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो ये जो होता है फोर्सेस इसके स्ट्रॉन्ग होते हैं जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लाइक जैसे कि एग्जाम्पल ले लो कि इमेजिन करो कि आपने एक यहाँ पे देखो कि एक टुकड़ा लिया, ये टुकड़ा किसका है? ये आपको जैसे कि नमक का एक टुकड़ा ले लिया, ठीक। तो जब इसको आपने पानी में डाला तो यह कैटायन और एनायन में सेपरेट हो जाएगा। ये सेपरेट करेगा कौन? तो कैटायन और एनायन करेगा। तो कैटायन और एनायन क्या होता है वो आपको समझा देता हूँ। जैसे कि NaCl, जैसे इस नमक को हमने पानी में रखा, NaCl है ना,
तो इसको जब हमने पानी में रखा तो पानी में रखने के बाद ये क्या सेपरेट हो गया, और कैटायन और एनायन, ये देखो कैटायन और एनायन जो प्रॉपर्टी है ये दोनों क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट किस तरह से होगा, यहाँ पे एक बात याद रखना कि जो NaCl जो है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पे हो, इसको जब हम वाटर में रखेंगे यानी कि इट मीन्स आप H2O कह सकते हो। तो वाटर में जब इसको डालेंगे तो वाटर का फॉर्मूला तो आप यहाँ पे अब दिखा सकता हूँ आपको, यहाँ पे देखो कि जस्ट अभी मैं बता देता हूँ। अब इधर चलते हैं। अब यहाँ पे देखो कि हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, तो NaCl, तो NaCl है जैसे कि, ठीक, NaCl इसको हमने एक बीकर में लिया, इस तरह से एक बीकर में लिया। जब बीकर में लेने के बाद इसमें वाटर मिलाया, क्या मिलाया, वाटर। वाटर मिलाने पे जो NaCl है ये आपका Cl, तो यहाँ पे इससे रिलेट किस तरह से किया, तो इससे रिलेट इस तरह से किया है, जो ऑक्सीजन है यहाँ पे लग जाती है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे नीचे में भी हाइड्रोजन है। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि हमको पता है कि जो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज और पार्शियल निगेटिव चार्ज होते हैं, और सोडियम जो होते हैं, सोडियम इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव और इस पे भी पार्शियल निगेटिव चार्ज होते हैं, पार्शियल निगेटिव चार्ज होते हैं। तो जितने भी ये हाइड्रोजन है, ये पॉजिटिव वाले ये निगेटिव वाले के पास जाएंगे, और इस तरह से अपना मतलब कि सेपरेट कर लेंगे, इधर चले जाएंगे, और ये जो निगेटिव वाले हैं ये पॉजिटिव वाले के पास आएंगे। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि जो ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इसमें निगेटिव है, तो ये सोडियम को कहेगा कि आप मेरे पास आ जाओ, और जो जैसे कि ये हाइड्रोजन है ये प्लस वाले हैं, तो ये चल जाएंगे क्लोरीन के पास, क्योंकि उसके पास माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज है, तो ये जितने भी दोनों प्लस चार्ज वाले ये चल जाएंगे इस क्लोरीन के पास, यानी कि ये जो दोनों हाइड्रोजन है क्लोरीन के पास चल जाएंगे, ये ऑक्सीजन चले आएंगे इसके पास, सोडियम के पास। इस तरह से सेपरेट हो जाएगा कैटायन और एनायन में। इट मीन्स कैटायन उसे कहते हैं जो कि पावर, जो अपना इलेक्ट्रॉन को एक तरह से गेन कर देते हैं, कोई भी सा भी मेटल, तो उस पर कैटायन चार्ज आ जाते हैं, और एनायन चार्ज उस पर रहते हैं, जिस पे मतलब कि जो अपने जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो वैसे आप समझ सकते हो, एक तरह समझने के लिए बताया आपको। और लेटिस इसका क्या होता है, बड़ा होता है। अब लेटिस बड़ा कैसे समझोगे, यहाँ पे इसका जो लेटिस होता है ना, लेटिस बड़ा होता है, इसको नोट कर लेना। और मेल्टिंग पॉइंट इज कनेक्टेड विद द लेटिस एनर्जी। मेल्टिंग पॉइंट इज कनेक्टेड विद द लेटिस एनर्जी। इसको आप नोट कर लेना, ये एनर्जी लिखा हुआ है, ठीक। अब देखो यहाँ पे आप कहोगे कि लेटिस एनर्जी का डेफिनेशन आप क्या होता है, आपको पता है लेटिस एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है, वो भी आप समझ लो। अब जो लेटिस एनर्जी का डेफिनेशन है वो आपको ऐसे समझ सकते हो, लेटिस एनर्जी का जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द क्रिस्टल, 1 मोल ऑफ द लेटिस इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट जो आयंस होते हैं उसको आप कह सकते हो। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to break 1 mole of the crystal, 1 mole of the crystal, 1 mole of the crystal, clear? 1 mole of the lattice, 1 mole of the lattice,
1 मोल ऑफ द लेटिस इनटू, ये इनटू लिखा हुआ है, इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, यानी आपको 1 मोल लेटिस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी जितना देना पड़ेगा उसको हम कहेंगे लेटिस एनर्जी। अब लेटिस एनर्जी यानी कैसे समझ सकते हो कि यानी आपको 1 मोल लेटिस को तोड़ना है, ठीक। तो तोड़ने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी हो पड़ेगी, जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसी को हमने कहा कि लेटिस एनर्जी, उसी का डेफिनेशन होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द क्रिस्टल, 1 मोल ऑफ द लेटिस इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। अब लेटिस एनर्जी ज़्यादा रहेगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। लेटिस एनर्जी जब ज़्यादा रहेगा, लेटिस एनर्जी जब किसी का ज़्यादा रहेगा तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट वो क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा। ये आप नोट कर लेना, जब लेटिस एनर्जी ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। लेटिस एनर्जी ज़्यादा, ये ज़्यादा का सिंबल है इस तरह से, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट वो भी ज़्यादा होगा। क्लियर, ये चीज़ इस तरह से होगा, ये आपको नोट कर लेना अच्छी तरीके से। ये आपको क्लियर हो गया आयनिक तक। अब हम एक चीज़ और बच गया जो इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन हालांकि मैं आपको वो समझा देता हूँ। और लेटिस एनर्जी क्या होता है, बड़ा होता है, जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ज़्यादा होता है, और मेल्टिंग पॉइंट इज कनेक्टेड विद द लेटिस एनर्जी। ये सब आपको समझा चुका हूँ मैं। अब चलिए, अब हम आगे समझते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना भूल गया मैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो कि जो ये आपका आयनिक है, ये आपका जो आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, इसमें इस तरह से किस तरह से कार्य करता है। और ये हार्ड होता है क्योंकि इसका जो लेटिस एनर्जी होता है इसका बड़ा होता है, जिस कारण से ये सॉलिड होते हैं ये, और ये टूटने के लिए होते हैं, ये टूट भी जाते हैं और लेकिन कठोर होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे इसमें इंसुलेटेड होते हैं, ये भी आपको बता दें, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें करंट फॉलो करेगा। क्योंकि करंट इसलिए फॉलो करेगा क्योंकि कैटायन और एनायन का ये भी आपको प्रोसेस बताया कि किस तरह से करंट फॉलो करेगा सॉलिड को। क्योंकि हमने सॉलिड को क्या किया था, या मेल्ट किया या सॉलिड एक्वा सॉल्यूशन में डाला, तो इस तरह से इस कारण से इसमें करंट फॉलो करेगा, इंसुलेटर होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसको जब मेल्ट करेंगे इसमें टेम्परेचर अधिक देना होगा, इसलिए ये हाई होगा। पहले आएगा वेरी लो, उसके बाद थोड़ा उससे ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो लो, उसके बाद उससे थोड़ा ज़्यादा तो उसमें भी लो, लेकिन उसके बाद ज़्यादा टेम्परेचर तो हाई हो जाएगा। क्लियर, ये आपको इतना चीज़ समझ में आ गया। अब चलते हैं हम जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है मेटलिक के बारे में पढ़ेंगे। मेटलिक में भी सेम इसी तरह का प्रोसेस है, सेम जो नीचे छूट गया ताकि स्पेस कम था। चलिए उसके बारे में समझते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखोगे कि आप मेटलिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, किसके बारे में, मेटलिक के बारे में। चलिए समझते हैं क्या होते हैं मेटलिक, और मेटलिक से कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं। जैसे कि इसमें देखे थे मॉलिक्यूल के बारे में, जैसे पढ़ रहे थे आगे इससे पहले जिसका जो अरेंजमेंट किया गया था, तो वो सब तो चले गया। तो अब यहाँ मेटलिक में अब यहाँ पे फोर्स के बारे में देखेंगे, एग्जाम्पल्स एंड फिजिकल नेचर, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो सब भी आपको यहाँ पे देखना। अब यहाँ देखना है। अब देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे देखो इसका टेम्परेचर हाई होता है। इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका टेम्परेचर फर्स्ट ऑफ ऑल हाई क्यों होता है वो आपको जानना है। तो क्योंकि यहाँ पे देखो वी नो दैट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो वायलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव जैसे कि आयंस होते हैं, जैसे मेटल में जो पॉजिटिव आयंस इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन को जो है निकाल देते हैं अपने आप से। क्योंकि NH जैसे कि सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को ये अपने से निकाल देने पर ये इसमें बच जाता है टोटल 10 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होते हैं, जिस कारण से 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 10 प्रोटॉन भी होते हैं, और इसी कारण से यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाते हैं इस पे। तो ये चीज़ आपको अभी मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पे समझोगे आपकी कर्नल्स क्या होते हैं, लाइक कर्नल, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि सोडियम है, जैसे सोडियम है, तो यहाँ पे देखो, तो सोडियम पे जो प्लस चार्ज है आपका, ये प्लस चार्ज जो है, तो यहाँ पे एक डिपेंड करता है, जैसे कि किसी भी सोडियम को अब कर्नल्स क्या होते हैं वो भी आपको देखना है। यहाँ पे इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कर्नल्स उसे कहते हैं न्यूक्लियस और इनर कोर इलेक्ट्रॉन,
जैसे कि सोडियम है, जैसे कि जो जैसे ये आपका सोडियम है, सोडियम एटम में जो प्लस चार्ज होते हैं, इस तरह से सोडियम एटम पे जो प्लस चार्ज होते हैं, तो प्लस चार्ज इसलिए है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन मूव की अपने आप से निकाला था। तो जो आउटर मोस्ट जो सेल होते हैं, इस तरह से आउटर मोस्ट सेल इस सोडियम का, तो जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन को जो ये बाहर से चले गया, तो इसके बाद जो अंदर वाली जो जितना भी इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्लस न्यूक्लियस, उसी को हमने कहा कर्नल्स, इसी को हमने कहा कर्नल्स, इसी को कर्नल्स कहते हैं। क्लियर, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया, इसी को कर्नल्स कहा। अब यहाँ पे देखो मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, मेटेलिक क्या होता है। तो इसमें एक चीज़ देखना, प्लस और माइनस जो होता है, इसमें देखो यहाँ पे प्लस और माइनस का जो प्रोसेस होता है, उसी को हम क्या बोले, कर्नल्स बोलते हैं। उसी को कर्नल क्या बोलते हैं, उसी को कर्नल्स, उसी को हमने कर्नल्स बोलते हैं। ठीक, यानी कि और जो प्लस और जो माइनस का जो सी मॉडल होता है, और सी मॉडल उसी को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि उसी को हम मेटेलिक बॉन्डिंग भी कहते हैं, उसी को हमने कहा मेटेलिक बॉन्डिंग भी, मेटेलिक बॉन्डिंग। क्लियर, ये आपको इतना चीज़ समझ में आ चुका है कि उसी को हमने कहा। अब सी मॉडल क्या होता है, इसी को बोलते हैं सी मॉडल, और ये जो आपका प्रोसेस है इसको सी मॉडल बोलते हैं। अब सी मॉडल का यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, सी मॉडल आखिर उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। सपोज मन में इमेजिन कर लो कि जैसे कि यहाँ पे एक सोडियम है, ठीक, तो सोडियम, ये आपका सोडियम है, अभी यहाँ देखो, जैसे ये आपका सोडियम है, ठीक, सोडियम जो आप एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि सोडियम है, इस पे पार्शियल इस तरह से पॉजिटिव इस पे चार्ज है, जैसे आपको पता है। तो इसके इसके आसपास में ये इलेक्ट्रॉन है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझना कि ऊपर में फिर सोडियम है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे चित्र बना चुका हूँ, इसी को हमने कहा सी मॉडल। ये जो सोडियम है इस पे प्लस चार्ज है, और इसके इर्द गिर्द में यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का समूह है, इलेक्ट्रॉन का समूह। यहाँ पे बीच में भी इस तरह से सोडियम है। क्लियर, तो ये जो आपका है प्रोसेस है, जैसे कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है सोडियम पे, और ये बीच में भी सोडियम है यहाँ पे, तो ये जितने भी है ये सब क्या कहलाएंगे, कर्नल्स, क्या कहलाएंगे, कर्नल्स। अब यहाँ पे ये एक चीज़ समझते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डीलोकलाइज होता है। यानी कि डीलोकलाइज क्या होता है, यानी कि काइनेट कर्नल्स किसे कहते हैं, ये सब जितने होते हैं ये सब कर्नल्स हो गए, क्योंकि इसके इर्द गिर्द ये सब जो है इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, चारों तरफ इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं। डीलोकलाइजेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूरते हैं इधर उधर। जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर बहुत ज़्यादा घूरते हैं तो वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिस कारण से वाइब्रेट होने लगते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे देख लेना कि जो इसका जो जैसे कि एग्जांपल ये जो आपका दिया गया है, ये सब जो मेटल है एक तरह का, तो गुड मेटल है, बेस्ट मेटल। तो ये सब अपना इलेक्ट्रॉन को अपने आप मतलब डोनेट करते हैं, कोई एक कोई दो, इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो उसके पास ज़्यादा प्लस चार्ज आ जाते हैं, जैसे कि ये सब आपको पता होगा। और इस पे मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, ये भी आपको पता है। और इसी कारण से ये जो है हार्ड जो होते हैं, बट मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ठीक। और कंडक्ट इन सॉलिड मोल्टेन स्टेट, और इसका टेम्परेचर उससे ज़्यादा होता है। इससे पहले जो पढ़े थे उससे ज़्यादा इसका टेम्परेचर, मतलब कि इसको जब बहुत ज़्यादा हीट देंगे तब जाके ये मेल्ट करना शुरू करेगा। और यहाँ पे एक चीज़ जानो कि आउटर इलेक्ट्रॉन को निकाल देने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसको कर्नल्स बोलते हैं। कैसे, तो यहाँ पे समझो, आउटर इलेक्ट्रॉन को जब निकाल दिया जाता है इससे, जो बच जाता है उसे हम कर्नल्स कहते हैं। कर्नल्स, उसे हम कर्नल्स बोलते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, 10 इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस। अब ये दोनों जब मिलेगा तो क्या बनेगा, कर्नल बनाएगा। क्या बनाएगा, कर्नल, कर्नल्स बनाएगा। ये आप नोट कर लेना, कर्नल्स बनाएगा।
चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। ये इतना इतना दूर तक तो आपको समझ में आ चुका आई होप। सॉलिड स्टेट का ये थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे एंड करते हैं आज का लेक्चर। बस इतना, थोड़ा सा लेंदी हो गया है, आप इसको नोट कर लेना। और आप अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट सॉलिड स्टेट का आने वाला है। इन सब को आप नोट्स कर लेना, और इसके बाद जो है नोट बना लेना अच्छे से, और आपका टेस्ट भी लिया जाएगा सीटोड HMT खत्म होने के बाद, वो पढ़ा देने के बाद। थैंक यू।